नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज से हम लोग टीजीटी हिंदी की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, चाहे वो वैकेंसी डीएसएसवी टीजीटी हिंदी हो या फिर चंडीगढ़ टीजीटी हिंदी हो। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता हिंदी भाषा की नहीं है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है। हिंदी भाषा का व्याकरण अत्यंत सरल है। तो बिल्कुल हिंदी भाषा का जो व्याकरण है बहुत ही सरल है। यह अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल तथा स्पष्ट है। तो ये भी हिंदी भाषा की विशेषता है। हिंदी भाषा लिखने और बोलने में कोई अंतर न होने के कारण यह भाषा वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं उसमें। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता है। इसका अगला ऑप्शन है, हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत छोटा है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा के पास बहुत ही विशाल शब्द भंडार है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है, व्याकरण के मुख्य कितने अंग माने जाते हैं। तो मुख्य अंग कितने माने जाते हैं? 3 ही माने जाते हैं, आप सभी को पता है। सबसे पहले वर्ण विचार, जिसमें स्वर और व्यंजन की बात होती है, ध्वनियों की बात होती है। ठीक है, फिर आता है शब्द विचार और फिर आता है वाक्य विचार। ठीक है, तो व्याकरण के मुख्य अंग पूछे जाए तो 3 अंग। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में किसकी अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आगे है, राजभाषा का संविधान में प्रावधान संविधान के किस भाषा में है। तो आपके सिलेबस में हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति भी दे रखी है और देवनागरी लिपि के बारे में पूछा हुआ है। तो ये सारे प्रश्न ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो राजभाषा का संविधान में प्रावधान भाग 17 में है। ठीक है, ध्यान रखना है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो एक अनुच्छेद जरूर पूछा जाता है जब हिंदी की संवैधानिक स्थिति पूछी जाती है, तो ये सारे ही अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 351। आगे है, राजभाषा अधिनियम को संशोधित कब किया गया। कौन से राजभाषा अधिनियम को? 1963 वाले को। ठीक है, 1963 वाले राजभाषा अधिनियम को कब संशोधित किया गया? तो आंसर होगा 1967। ठीक है, 1967 जो ऑप्शन तीसरा है वो सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे आता है, ट ठ ड ढ ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपसे स्वर और व्यंजन पूछे जाएंगे, तो उनका उच्चारण स्थान। ठीक है, कौन से घोष हैं, कौन से अघोष हैं, तो ये सारी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। महाप्राण, अलग प्राण, सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ट ठ ड ढ। आगे है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द के प्रकार किस आधार पर हैं। तो कई प्रकार से, कई आधार पर शब्दों के मतलब शब्दों का विभाजन किया गया है। तो ये जो रूढ़ है शब्द, यौगिक शब्द है या योगरूढ़ शब्द है, तो ये किस आधार पर प्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर, ऑप्शन नंबर 1। उत्पत्ति के आधार पर भी
शब्द के प्रकार हैं, प्रयोग के आधार पर भी हैं, रूपांतर के आधार पर भी हैं। तो ध्यान रखना है, रचना के आधार पर जो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द होते हैं। और इन शब्दों की पहचान भी बहुत बार पूछी जाती है। आपसे एक शब्द देके पूछा जाएगा कि ये कौन सा शब्द है, योग है, यौगिक है, रूढ़ है, यौगिक है, या फिर योग रूढ़ है। ठीक है, आगे है मूल स्वर कितने होते हैं। तो जब स्वर की बात आती है तो उसमें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबको पता होगा कौन कौन से होते हैं। ए होता है, ई होती है, ऊ होता है और री होती है। ठीक है, तो ये क्या है, मूल स्वर हैं। इनके बाद जो दूसरे रह जाते हैं उनको संधि स्वर, संयुक्त स्वर इस तरीके से कहा जाता है। और कैसे कैसे उनका निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, गुणस्वार शब्द का कौन सा प्रकार है। क्या ये यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है या फिर संकर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये यौगिक शब्द का उदाहरण है। क्योंकि गुण स्वार तो दोनों का भी मिला के भी इसका अर्थ निकल रहा है और दोनों का अलग अलग भी अर्थ है। तो ध्यान रखना है, ये क्या है, गुण स्वार शब्द है यौगिक शब्द। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने बड़ी मुश्किल से इतने ही क्वेश्चन मेरे से बन पाए हैं। तो आगे आगे जैसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्लास लंबी लेके आऊँगी, ज़्यादा प्रश्न लेंगे ताकि फटाफट से पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाए। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। जो NCERT है, जैसे आगे एस्टेट आने वाला है, आने वाला ही कह लीजिए, क्योंकि हर साल वो तो समय पर हो ही जाता है, तैयारी अपनी पहले से ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा हिंदी व्याकरण को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।